अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया ज़िशान। प्रोग्राम में इस्लामाबाद से मेरे साथ है रऊफ क्लासरा। नाज़रीन, क्या हुकूमत महंगाई का नोटिफिकेशन वापस ले लेगी? ये वो बहस है जो कल रात से मीडिया पर चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए कल तक की मोहलत दे दी है। उधर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कीमतों पर नहीं, नोटिफिकेशन पर बात की है। एक तरफ हुकूमत को अदालत और आवाम की जानिब से रद्द अमल, जबकि दूसरी जानिब IMF के दबाव का सामना है। अब देखना यह है कि किसके दबाव का बोझ हुकूमत के कंधों पर ज्यादा पड़ेगा, अवाम और अदालत का या IMF का। आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि सीज फायर के लिए तालिबान की एक नई शर्त सामने आ गई है कि कबायली इलाकों में फौज की कार्रवाई रोकना सिर्फ काफी नहीं, वहां ड्रोन हमले भी रोके जाएं। अमेरिका के ड्रोन हमले अगर जारी रहे तो हम जंग बंदी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि क्या ड्रोन हमले रोकने का इख्तियार हुकूमत के पास है? अगर है तो तालिबान के साथ बात हो सकती है, अगर नहीं तो अमेरिका से एहतजाज के सिवा और क्या रास्ता हो सकता है, जो कई अरसे से हम कर रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे नाजरीन कि चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान होने वाली तीसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई है। आखिर क्या वजह है कि किसी भी नाम पर इत्तफाक नहीं हो पा रहा है और हर मुलाकात नाकाम हो जाती है? अब दो और नए नाम कौन से सामने आए हैं, प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही क्लासर साहब भी आपसे खबरें शेयर करेंगे। जी क्लासर साहब। जी शाज़िया, आज खासा भारी एजेंडा है, स्टोरीज का भी अच्छी खासी स्टोरीज हैं। एक तो आपके साथ ये रेलवे स्कैंडल हम डिस्कस करेंगे। एक दो दफ़ा पहले भी हम ये अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि चीन के साथ जो 12 अरब रुपए के करीब की एक रेलवे की डील हुई थी, वो पहले और हाजी बिलोर साहब जो है वज़ीर रेलवे थे, उनके दौर में स्कैंडल सामने आया था। उन पर भी बहुत सारी जिम्मेदारी डाली जा सकती है। तो पहले ये राजा परवेज अशरफ साहब का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के गले की हड्डी बन रहा है, अब ये नवाज शरीफ साहब के गले की हड्डी बन गया है। ये आपको हम बताएंगे कि कैसे बन गया है ये जो चीन के साथ हमारा या रेलवे की डील हुई थी, जो स्कैंडल सामने आया था। अब एक समरी भेजी गई है कबीना को, समरी में क्या कुछ कहा गया है, उसमें क्या ख्वाजा साद रफीक साहब ने उसमें सिफारशात की हैं, क्या नुकसान होगा, क्या घाटा वादा होगा, ये आपको आज आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करेंगे। एक साथ इसके एक और एक स्कैंडल है जो सामने आ रहा है, जिसको वजारत दाखिला जो है उसको खामोशी से दबाने के चक्कर में है कि पिछले 5 सालों में जहाँ पे और बहुत कुछ हुआ है। और आपको याद होगा कि असला लाइसेंसेस की स्टोरी सामने आई थी कि 2 लाख से ज़्यादा के करीब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और इंटीरियर मिनिस्टर थे उस वक्त रहमान मलिक साहब, उन्होंने वेपन्स के लाइसेंसेस जारी किए थे। उसकी स्टोरी भी हम ये पहले ही ब्रेक कर चुके हैं इसी प्रोग्राम में। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो ब्लू पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है, इसमें एक नया स्कैंडल सामने है कि जद्दा के किस अफसर ने बैठ के जद्दा में पाकिस्तानी अफसर ने 49 गैर मुतल्लका लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किए। और पाकिस्तानी पासपोर्ट से मुराद है उन्होंने सरकारी पासपोर्ट जारी किए जो ब्लू पासपोर्ट होते हैं। वो आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे, कौन छुपाने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों के नाम सामने क्यों नहीं आ रहे। और एक तीसरी स्टोरी जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कल हमने अपने प्रोग्राम में एक टीज़र दिया था जिसमें बताया गया था कि स्कूल में जो एजुकेशन का बुरा हाल है, जिसकी ये कैसर नदीम साकी साहब हाफिजाबाद से स्टोरी शेयर करेंगे। तो विफाक सूबाई मौसब हैं जवेद महमूद साहब, तो वो प्रोग्राम हमारा ये शायद रेगुलर देखते हैं। उनके स्टाफ की तरफ से उनके जो मीडिया उनके मैनेजर हैं जवेद नूर भट्टी साहब, उन्होंने एक पैगाम उनका भेजा है। तो वो पैगाम भी आपके साथ हम शेयर करेंगे स्टोरी के साथ कि उन्होंने क्या पैगाम भेजा जवेद महमूद साहब ने, वो क्या करना चाहते हैं तलीम के हवाले से, क्या क्या वो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं और ख़ुद क्या डिलीवर करना चाहते हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक और बड़ा मीनिंगफुल पैगाम है जो हमें रिसीव हुआ है जवेद महमूद साहब का, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है क्लासेस, अब कल की पहले बात कर लेते हैं जो कल नोटिफिकेशन वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 80 से 90% जो बिजली है वो चोरी होती है। अगर विफाकी हुकूमत ताउन करो तो बिजली की चोरी को रोका जा सकता है। आवाम तो बेचारे लाइनों में लगकर बिल जमा करवाते हैं, अब उनको पकड़ें जो ये कहते हैं कि हम कानून से ज्यादा बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमें मदाखलत पर क्लासेस साहब मजबूर ना किया जाए। एक तरफ अवाम और अदालत का दबाव, दूसरी तरफ IMF का दबाव, जिनसे आप कर्जे लेते हैं, जिनसे आप मुआहदे करते हैं। तो कौन सा दबाव ज्यादा महंगा पड़ सकता है? लगता नहीं कि हुकूमत फंस गई है बहुत बुरी तरह से? मेरा नहीं ख्याल है हुकूमत फंस गई। इस हुकूमत को बड़े तरीके आते हैं और ये काम निकाल लेगी। और अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप अगर फॉलो करें तो कोर्ट ने कोई जीरो टॉलरेंस पे नहीं इस पे बात की। कोर्ट ने ये कहा कि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। ये बड़ा गौर की बात है कि पाकिस्तान का हमारा जो मीडिया है, हम भी आपको कहते थे उस पर सेंसेशनलिज्म पे जाते हैं, आधी बात सुनते हैं और आधी बात नहीं समझने की कोशिश करते। उसके बाद हम स्वीपिंग किस्म की हम अपनी स्टोरीज करते हैं, उसके बाद टिकर चलाते हैं और बीपर करते हैं। वो जो कहते हैं कि आपने प्रोसेस को पूरा नहीं किया। प्रोसेस ये है कि नेप्रा को रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी, नेप्रा को बढ़ाने चाहिए थे, जो ओगरा को बढ़ाने चाहिए थे, आपने कैसे बढ़ा लिया? हुकूमत कैसे नोटिफिकेशन जारी कर सकती है? हुकूमत ने अगली बात को नोटिफिकेशन जारी नहीं किया,
हुकूमत जो सब्सिडी दे रही है उसने वो सब्सिडी विड्रॉ के लिए बड़ी टेक्निकल चीज़ है, जो अब ये मेरा ख्याल है कल जब ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी वो आके ये पोजीशन इसके का नोटिफिकेशन के हवाले से बताएंगे तो टेक्निकल सी बातें हैं। और जब वो कह देगी नेप्रा ये कह देगी जी कि हम इनको रिकमेंडेशन करने को तैयार हैं, हम इसका नोटिफिकेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि अदालत का क्या उस पर एतराज़ रह जाएगा, क्योंकि अभी तो टेक्निकली वो यही बात कह रहे हैं कि आपने हुकूमत को कोई इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार जो है नेप्रा उनको आगरा के पास है कि वो रेज करें गैस या बिजली या वटेवर जो भी प्राइसेस हैं। इस पे मेरा ख्याल हुकूमत इनको मुतमइन कर लेगी। वो लेकिन चेयरमैन नेप्रा तो खुद कह चुके हैं कि हुकूमत ने अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ाई हैं। चेयरमैन नेप्रा ये कह चुके हैं। तो कल ये सुप्रीम कोर्ट में दोनों मेरा ख्याल है बैठ के रिकंसाइल कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब कल पेश भी हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जैसे मैं सुन रहा था ये कल उनकी कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ बातें की हैं और कोर्ट के बहर आकर उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो लिहाजा लगता तो ये कि कल कुछ ना कुछ ये बातचीत इनकी हो जाएगी। हुकूमत कह देगी ठीक है जी अगर हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया तो नेप्रा को कह देते, नेप्रा उसके बाद उसमें ये कह सकते 10-15 दिन की डिले हो सकती है, हेयरिंग हो सकती है, उसमें कुछ लोगों को इनवाइट किया जाए कि आप हैं अपने आप के रिकमेंडेशन दें, 6 रुपये या 5 रुपये की बजाय हो सकते 4.5 रुपये कर दी जाए। ये माजी में होता हुआ इस तरह के प्रोसीजरल ये कार्रवाइयाँ होती रही हैं। इसलिए मुझे तो अब ये तवक्को लोगों को नहीं रखनी चाहिए। मेरा ख्याल है आई मे बी रॉन्ग, दैट्स माई परसेप्शन, जो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग में अपनी डेवलप हुई है कि ये पैसे शैसे वापस नहीं होने वाले और ना ये आपका बिजली का नोटिफिकेशन वापस होगा। इसको प्रॉपर तरीके से कर दिया जाएगा। इसका जो मेथड है पैसे बढ़ाने का, उस मेथड पे एतराज़ किया गया और कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है उन्होंने कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं कि आप इसको किस तरीके से आपको सारा ये काम करना चाहिए। इसलिए ये उम्मीद ज़रा कम रखनी चाहिए कि शायद नोटिफिकेशन जो है ये पैसे ये बढ़ाने वाला ये अगर वापस हो भी गया तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ और बड़े यकीन से कह रहा हूँ कि इसको प्रोसेस के जरिए करके ये फिर दोबारा आप पे नाफिज कर दिया जाएगा। दोबारा भी नाफिज होगा, वो भी IMF की मुशावरत से ही होगा। क्लासा साहब मुशावरत वगैरह कोई चीज नहीं होती IMF की तरफ से। जो वो बेगर्स होते हैं ना वो मुशावरत का हक नहीं रखते होते। अच्छा। आपने जो मतलब हमारी थोड़ी इज्जत बढ़ाने की कोशिश की है कि शायद हमसे मुशावरत करके बढ़ाए जाएंगे। हजूर तो सुन ले, मुशावरत नाम की कोई चीज नहीं होती। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस वक्त बाबू बैठे हुए हैं ये बड़े पुराने गाहक हैं। ये जनाब मुशर्रफ के दौर से बैठे हुए हैं। इन तमाम को पता है कि 2 नंबरें कैसे करनी है, वारदातें कैसे करनी है, कैसे आपने IMF वर्ल्ड बैंक से वहाँ शरायत, ये बाकायदा पॉलिसी पेपर लेके जाते होते हैं। शायद पाकिस्तान के लोगों को ये भी बता दूं पहले से IMF के लिए एक पॉलिसी पेपर तैयार होता है। IMF इनको बताती है कि ये हमारी शरायत हैं, इसके बाद आपने क्या करना है। ये मसूफ यहाँ से शरायत पूरी करने के बाद उसका जो अगला कॉलम है उसमें ये लिख के जाते हैं कि सर माई लॉर्ड हिज एक्सीलेंसी हमने आपके कहने पे ये काम कर दिए हैं, आप पैसे दें। वो बहुत सारे काम जो हैं ये 50% से ज्यादा जाने से पहले इसका मतलब ये हुआ क्लासा साहब कि आवाम को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बिजली महंगाई का जो नोटिफिकेशन है, जो कीमतें बढ़ी हैं, इसको वापस लिया जाएगा। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तालिबान ने जो ड्रोन हमले रोकने की एक नई शर्त रखी है मुज़ाकरात के लिए, क्या इस शर्त को मानना हुकूमत के इख्तियार में है कि नहीं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। सीज फायर के लिए कबायली इलाकों में ड्रोन हमले रोके जाएं, तालिबान की एक नई शर्त सामने आ गई है। क्या तालिबान की इस नई शर्त को मानना हुकूमत के इख्तियार में है या नहीं, इस पर बात करने के लिए हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है जनरल रिटायर्ड हमीद गुल। हमीद गुल साहब बहुत शुक्रिया आपका। तालिबान ने जो नई शर्त सामने रखी है कि सिर्फ फायर बंदी जो है वो काफी नहीं है, कबायली इलाकों में फोर्सेस की कार्रवाई को रोकना सिर्फ काफी नहीं है, ड्रोन हमले रोके जाएं, तो ये तो एक ऐसा मामला है जिस पर हम बारहा एहतजाज कर करके थक चुके। लगता तो ये पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं है, तो फिर इस शर्त को किस तरह देखा जाए? देखिए जी, इसकी पूरी तारीख है। एक तो ये कि ड्रोन हमले रोके गए थे, क्यों नहीं रुके। जब पाड़ा चनार की एक पोस्ट पे लक्का टिक्का पे हमला किया था, उन्होंने 3 हमारे फौजी मारे गए थे, तो उस वक्त 10 दिन के लिए हमने उनकी सप्लाई लाइन रोकी थी और ड्रोन हमले भी रुक गए थे, पहला। दूसरा जो था वो जब आपने रेमंड डेविस को पकड़ा था और 21 दिन आपने उसको कैद में रखा और वहां नेगोशिएशन चल रही थी, तो उस वक्त भी 21 दिन के लिए ड्रोन हमले रुक गए थे। और फिर 22वें दिन जब उसको छोड़ दिया तो एक हमला हुआ, वो भी अमन लश्कर के ऊपर, और 40 आदमी मारे गए। और तीसरा वाकया था जब सलाला पे हमला हुआ, 24 हमारे फौजी शहीद कर दिए उन्होंने। तो फिर 7 महीने सप्लाई लाइन हमने उनकी बंद की थी, उनको बहुत नुकसान हुआ था और उसके बाद ड्रोन हमले रुक गए। हमीद गुल साहब,
रेमंड डेविस तो है नहीं हमारे पास, तो एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कि एक बार फिर से आप समझते हैं इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है नेटो की सप्लाई लाइन बंद करके। जी हमारे पास एक ऑप्शन तो है ना। देखें उन्होंने माजी में हेलो आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा से कहिए। जी मैंने ये कहा कि हमारे पास अब रेमंड डेविस तो है नहीं, आपने बोला जब उसको अंदर रखा तो ड्रोन हमले बंद हुए, जब वो चला गया फिर से ड्रोन हमले शुरू हो गए, तो एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कि नेटो सप्लाई की जो सप्लाई है इसको दोबारा से बंद कर दिया जाए। नहीं, हम इसके ऊपर देखें ना, प्रेशर उनके ऊपर डाल सकते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इसका नुकसान होगा। उन्होंने $36 बिलियन का यहाँ से अपना सामान लेके पाकिस्तान से के जरिए से जाना है और कोई रास्ता उनके लिए नहीं है। तो आप इसके लिए कोशिश तो करें ना, क्योंकि आप ये तो नहीं भूल सकते कि दिसंबर 2011 तक ड्रोन हमले हमारी ही सरजमीन से हो रहे थे और वो शमसी एयर बेस से उड़ा करते थे। और फिर उसके बाद और ये झूठ बोलती थी हमारी हुकूमत के, हमने यानी हुकूमत ने कभी कोशिश ही नहीं, बावजूद इसके कि हमारी असेंबली ने 2 दफा इसके ऊपर बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया कि अगर 2 ड्रोन हमले ना रोके गए तो ऐसी सूरत में फिर हम रिव्यू करेंगे अपनी पॉलिसी को अमेरिका के साथ कोऑपरेशन की। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी साहब दूसरी तरफ कह रहे थे कि आप करते जाएं और हम बोलते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। जनरल साहब आपकी ये पॉलिसी में एक नक्स था, एक गैप था आपकी पॉलिसी के अंदर, कॉन्ट्रडिक्शन थी जिसकी वजह से अब जनरल साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही, रऊफ बात करूं मैं कि सर एक सवाल में अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा उसका मौके का फ़ायदा उठाऊं। जी रऊफ फरमाइए। आपको जनरल साहब मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है अभी। जनरल साहब आपने कहा कि ये यूसुफ रजा गिलानी साहब उनको अंदर खाते कह रहे थे कि आप अपने ड्रोन जारी रखें, और ये बात का हमें पता चला विकीलीक्स से हमारे सामने, उसमें पता चला केबल के जरिए कि जनरल साहब अमेरिकन को कह रहे थे ये यूसुफ रजा गिलानी साहब कि आप हमले जारी रखें। तो इसी विकीलीक्स में ये भी आया था कि जनरल जो हमारे ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जनरल कियानी साहब, इन्होंने भी अमेरिकन को कहा था कि फलां एरियाज़ में ड्रोन अटैक करें। तो आप समझते हैं कि इस तरह की पॉलिसी सिर्फ सिविलियन नहीं चला रहे थे, हमारी फौजी क़यादत भी चला रही थी और वो भी कह रही थी और समझ भी रही थी कि हमारे लिए ये ड्रोन अटैक हैं बाज़ एरियाज़ में, वो पाकिस्तान आर्मी के लिए या पाकिस्तान की अपनी सलामती के लिए ज़रूरी हैं। यकीनन जब तक के आप देखें ना, जब शमसी एयर बेस से उड़ रहे थे इसका मतलब है कि आपका जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट थी इट वाज ऑन बोर्ड। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि ये सब चीजें हो रही हों? आपका इतना अच्छा सर्वेलेंस सिस्टम है, आपके पास रेडार सिस्टम इतना अच्छा है, और इसी की वजह से बहुत शक पैदा भी होता है एबटाबाद रेड के बारे में भी कि क्या बात है, क्यों इस तरीके से हुआ। और अभी हाल ही में सीमर हर्ष का आपने गार्डियन में आर्टिकल देखा होगा जिसमें उसने कहा। जनरल साहब मेरा सवाल ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि अगर पाकिस्तानी फौज ये समझती है, और आप उसके ऑफ कोर्स एक बहुत बड़े एक टॉप के मिलिट्री लीडर रहे हैं, अगर ये समझती है पाकिस्तानी फोर्स, जिसका हमारे सामने आई भी हैं, वाकयात भी आए हैं और उसके इंसिडेंट्स भी हैं कि ड्रोन हमले पाकिस्तान के लिए ज़रूरी थे, यही वजह थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी फौज ने उनको अलाउ किया, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाकायदा उनसे कहा कि आप फलां जगहों पे आप ड्रोन अटैक करें, तो ये क्या वजह है फिर इसको ओनरशिप क्यों नहीं दी जाती? हम आके पब्लिक में कुछ और बात करते हैं, मीडिया पे कुछ और बात करते हैं, अंदर खाते हम समझते हैं ये पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए ज़रूरी हैं और दोनों इस पे मुत्तफिक हैं। ये पॉलिटिकल लीडरशिप भी कह रही है, जैसे आपने बिल्कुल सही गिलानी साहब को कोट किया, और दूसरी तरफ फौजी क़यादत की मैं बात बता रहा हूँ कि उसी विकीलीक्स में ये भी आया था कि कियानी साहब चाहते थे। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है, क्यों आवाम के सामने ओनरशिप नहीं दी जाती अगर ये मुल्क के मफादात में है और दोनों ये समझते थे? ये नहीं, ओनरशिप हमेशा हुकूमतें लिया करती हैं, फौज नहीं लिया करती। देखिए ना, अब भी जो आपने बातचीत का सिलसिला शुरू किया, ऐसी पॉलिसी तो पहले नहीं थी। आप कभी उनके साथ कोई अमन का हाथ आगे बढ़ा रहे थे? नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब है कि आप एक बाकायदा उनके साथ अंदर खाते उनके साथ जंग लड़ रहे थे और उनको आप कहते थे कि यहाँ से ये जो भी करना चाहते हैं ये हमारे दुश्मन है, इनको सॉर्ट आउट किया जाए। तो ड्रोन हमले जारी रहते हुए गले में पड़ रही है, अमेरिका तो निकल जाएगा और आप फंस जाएंगे। नहीं, तो ड्रोन हमलों के होते हुए आप अमन का हाथ आगे कैसे बढ़ा सकते हैं हमीद गुल साहब? नहीं, बात यह है कि अभी तो मुज़ाकरात शुरुआत ही हुई हैं। तो मुज़ाकरात शुरू होते हैं, उधर से ड्रोन हमला होता है, तालिबान कोई रहनुमा मारा जाता है, बदले में आपका कोई फौजी अफसर मारा जाता है, आपका कोई हुकूमती रहनुमा मारा जाता है। ऐसी सूरत हाल में तो मुज़ाकरात नहीं होते। नहीं, देखिए बात यह है कि ये आप कितनी सिंसेरिटी के साथ कर रहे हैं। पहले तो सिंसेरिटी नहीं थी
क्या आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं विद ऑल सिंसेरिटी? पहली दफा आपने यूनाइटेड नेशन में ये मेंशन किया ड्रोन हमलों के बारे में नवाज शरीफ साहब ने। इसका मतलब है उन्होंने पॉलिसी में तब्दीली लाए और उसकी अमली शक्ल एक आई। चलो आप नहीं लड़ सकते एक सुपर पावर के साथ, ये तो फैक्ट है। कौन नहीं रियलाइज करता ये? मैं फौजी होने के नाते तो सबसे ज्यादा बेहतर समझता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है। तो फिर ये उनके साथ भी जब बैठेंगे, आप बात करेंगे तो उनको कहें आप हमें बताएं कि वो क्या तरीके हो सकते हैं। आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी, आओ बैठे बात करते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। अगर वो अफगानिस्तान से उड़ रहे हैं तो क्या आप ये गारंटी देंगे अफगान तालिबान के हम इनके ड्रोन के वहां के ऊपर उड़ने नहीं देंगे या जो भी करेंगे? मतलब जनरल साहब आपको लगता नहीं है, जनरल साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा थोड़ा सा हम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे बात की जाए। आपको लगता नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पैम्परिंग में चले गए हैं? वो जैसे और डेली बेसिस पे अपना गोल पोस्ट बढ़ाते जा रहे हैं। पहले यही कहा गया कि सीज़ फायर कर ली जाए, फिर उन्होंने कहा हमारे कैदी आप रिहा कर दें, फिर उन्होंने कुछ और शराइत की। अब वो ये कहते हैं कि सुपर पावर को रोकें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस काबिल होता को सुपर पावर को रोक सकता तो तालिबान को इन्हें डील कर सकता, इन्हें भी आके रोक सकता? ये माने कि आपके पाकिस्तान एक बेबस रियासत बन चुके हैं, ना जो तालिबान से लड़ सकता है और ना वो अमेरिका को रोक सकता है? नहीं, वो तो लड़ते ही रहते हैं और कियानी साहब का बयान इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि हम लड़ सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ये कब तक लड़ेंगे, कब तक ये? लेकिन इमरान खान साहब का बयान भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इमरान खान साहब को कोट किया गया बकायदा। उन्होंने कहा जी जनरल कियानी साहब ने मुझे ये कहा है कि अगर हमने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन किया तो हमारी 40% हमारी सक्सेस लेवल है। पाकिस्तान आर्मी तो मान रही है कि 60% तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं रहेगी कि हम फाइट कर सकें। ये बकायदा कोट हुआ है, मैं उनको कोट करके कह रहा हूँ, अपनी तरफ से बात नहीं ऐड कर रहा, कि कियानी साहब ने उनको बकायदा बताया है। तो वो तो आर्मी तो हमारी पहले से कह रही है कि हम इस काबिल नहीं रहे कि तालिबान से लड़ें। आप बहुत ज़हीन सहाफ़ी हैं, बहुत मेहनत करते हैं क्लासरा, आई रिस्पेक्ट यू। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा पता है इससे। वो ये कि कियानी साहब ने जो बात की थी वो मिसकोट हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप चेक कर लीजिए अपने तौर पे। उन्होंने जो बात की थी वो ये थी कि इसमें जो ओवरऑल टेररिज्म को कंट्री के अंदर रोकने में सिर्फ 30% हमें कामयाबी होगी और बाकी जो 70% है वो तो सूबे लड़ेंगे क्योंकि ये फैल जाएंगे, फिर दे विल गो टू एवरी प्रोविंस। तो वो जो 70% जो बाकी जंग करनी पड़ेगी टेररिज्म के खिलाफ, वो आपको सूबे, वहां हम फौज नहीं जा सकेगी हर सूबे के अंदर, ये मतलब था उनका। तो ये मुझे पता है इसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये आप फिक्र ना करें, इतना ज्यादा हमेशा बदगुमानी नहीं रखा करते। अभी तो बातचीत शुरू हुई है और उसका पहला नतीजा अब बदगुमानी की आपने बात की है, ये बदगुमानी की बात की है कि वो कौम कैसे बदगुमान हो या मीडिया कैसे सवालात ना उठाओ। कि यहाँ पे आप देख लें कि एक 10 साल से या उससे ज़्यादा का जन्म, आप जनरल कियानी साहब का दौर भी देख लें, 6 साल तक उन्होंने कमांड किया है। 6 साल बाद भी आज हम ये बैक कर रहे हैं तालिबान से कि बैठे हैं हमारे साथ पीस करें, उनकी मिन्नतें हो रही हैं, उनके तरले हो रहे हैं। इवन दैन आप समझते हैं, और शेरशाह सूरी की मैं मिसाल दूंगा, 5 साल से कम अरसे में उसने यहाँ पे हुकूमत की थी हिंदुस्तान पे, और ना सिर्फ उसने मुगलों को यहाँ से भगाया था और 5 सालों में कितनी बड़ी आकर रिफॉर्म दे के गया था। आप समझते हैं कि हमारी जो कमांड है, चाहे सिविलियन हो या मिलिट्री हो, इन 6 सालों में वो आके टैकल नहीं कर सकी इस पूरे मसले को, और दुनिया में बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं। वो शेरशाह की बात आप ठीक कहते हैं, लेकिन 100 साल की हुकूमत, 97 ईयर्स की हुकूमत, जरा आप अंग्रेजों की भी देख लें कि क्या वो ट्राइबल एरिया को टेम कर सके थे? क्या ट्राइबल एरिया उनको इंटरेस्ट नहीं थी? ये जनरल साहब मेरा ख्याल ये है, जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, उनको अफगानिस्तान फतह करने में ट्राइबल एरिया में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आती थी अंग्रेजों को, इसलिए वो विड्रॉ करके वापस आ गए थे। इसमें क्या सर खपाना, ये हम ही थे मेरा ख्याल है जो हम ज्यादा उसकी पेशकदमी की थी। नहीं, ट्राइबल एरियाज के कंटोनमेंट थी उनकी सारी की सारी, ये कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी अपनी फौज और बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे थे। तो अभी ये पहला तो जो आपने नई पॉलिसी ये अडॉप्ट किया है, उसका पहला नतीजा सामने आ गया कि उनमें डिवीजन हो गई है। सही। तो जब ऑपोजिशन के अंदर डिवीजन होती है तो इसको आपकी सक्सेस है या गलती है? यानी इसमें ये पहला कदम जो है, आज हंगू के अंदर जो अपनी लड़ाई हो गई है, उनके अंदर शिद्दत ग्रुपों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, टीटीपी ने हमला कर दिया एक और शिद्दत ग्रुप के ऊपर। तो ये एक कामयाबी के आसार तो आप माजरत के साथ आपकी बात कर रही हूँ। आखिरी सवाल का जवाब, तालिबान की नई शराइत को सामने रखते हुए आप मुज़ाकरात को आगे बढ़ा सकते हैं, या ऑप्शन आपके पास ये है कि नेटो सप्लाई लाइन बंद करना है? क्यों नहीं, क्योंकि ये एक सोच है यहाँ पे कि तालिबान के साथ बात नहीं करनी चाहिए।
और उनके ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए। और इंडिया से अब आपको चढ़ाई करने के लिए कियानी साहब की मुश्किल ये होगी कि उनको ईस्टर्न बॉर्डर से फौजें निकालनी पड़ेंगी। उधर भारत जो है वो दांत तेज कर रहा है। जनरल साहब, आपको अगर पेशकश की जाए, आप दरमियान में मुज़ाकरात कराने को तैयार हैं? जैसे कर्नल इमाम और ये ख्वाजा खालिद साहब भी गए थे, वो समझते थे कि हम तालिबान के गॉडफादर हैं, हमारी बात सुनेंगे। आप तैयार होंगे इस तरह तालिबान के पास जाने के लिए? मैं तालिबान टीटीपी का कोई गॉडफादर नहीं हूँ। आप गलत मेरे ऊपर वो ना लेबल चिपकाएं। मैं गॉडफादर की नहीं बात, मैंने उनका कहा, मैंने कहा वो गए थे, कर्नल इमाम ने कहा था कि जी हमारे बच्चे हैं, हम इनको जाके समझा के आते हैं, और दोनों अपने सर कटवा के आए थे बेचारे, आज तक हमें दुख होता है। आप जाएंगे? आपका ख्याल है आप उनसे मुज़ाकरात करवाएंगे? मतलब है कि मुझे तो अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे मालूम नहीं है। मैं देखूंगा कि क्या बात है, किसको एनालाइज उसी वक्त करता है ना अपने आदमी, ऑप्शन को उस वक्त कमिटमेंट देता है जब आप पहले एनालाइज कर लेते हैं सिचुएशन। ठीक है, तो बहुत ऑफर होगी तो फिर देखूंगा मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद खबरें जो आपके साथ डिस्कस करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान होने वाली तीसरी मुलाकात भी नाकाम हो गई है। क्लासर साहब, क्या वजह है, क्यों ये मामला डिले होता जा रहा है, किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है? अब दो नए ब्यूरोक्रेट्स के, साबिक ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आ गए हैं, क्या वजह है नए नाम आते जा रहे हैं, इत्तेफाक अब कर नहीं रहे हैं किसी नाम पे? शाहजी, अगर वन लाइनर जवाब लेना है आपने मुझसे कि आपने कहा कि ये किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है, तो इंतजार किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिटायर होने का। अच्छा, वो 11-12 दिसंबर को रिटायर होंगे, उसके बाद ये बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि दोनों को खौफ है। ये जहन में रखे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है पाकिस्तान में कि इस वक्त जो लोग मशवरा कर रहे हैं कि चेयरमैन नैब किसको बनाना है, वो दोनों अक्यूज पार्टी हैं। चाहे हुक्मरान जमात हो, उन पर भी मुकदमात हैं, अल्लाह के फजल से टॉप से लेके ये बॉटम तक बड़े बड़े लोगों के नाम हैं। ऐसे ही अपोजिशन के साहब जो गए हुए हैं मशवरा करने के लिए, खुर्शीद शाह साहब जो हैं, इन पे भी मुकदमात हैं नैब सिंध में, और इन पे 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा मीन्स इनके पास है, इनकी जदाद है, प्रॉपर्टी है, पैसा है। जो पूछा गया था नैब ने कि पैसा कहाँ से आया आपके पास, तो दोनों जो इस वक्त हैं रेफरेंसेस भी फेस कर रहे हैं, कुछ के पास, कुछ के पेंडिंग हैं, कुछ के जारी हैं। इसलिए बड़ी केयर की जा रही है कि ऐसा बंदा लाया जाए जो कल को आगे इनके केसेस ना खोले, अगर खोले भी सही तो उनसे मुशावरत करके और पूछ गछ करके ही काम को आगे बढ़ाए। तो आपका मतलब है चीफ जस्टिस के जाने के बाद आपस में मुकमका करेंगे और दोनों की मर्जी से कोई एक बंदा ऐसा आएगा जो किसी को नहीं छेड़ेगा? मुकमुका तो अभी भी चल रहा है, ये मुकमुका है, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि जी मुशावरत हो रही है। मतलब अंदाज़ा करें, इस मुल्क का मजाक देखें, और बड़े अहम केसेस हैं जिनका फैसला होना है, जिन्होंने रीओपन होने, मसलन आसिफ अली जरदारी साहब पे 11 केसेस हैं NRO के जो रीओपन होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि चेयरमैन इस वक्त नैब नहीं है, उन्होंने इनको रीओपन करने की अथॉरिटी देनी है, और इसलिए वो रीओपन नहीं हो सकते NRO के फैसले के तहत जो इन्होंने स्क्रैप किया सुप्रीम कोर्ट ने। ऐसे ही ये जो नवाज शरीफ साहब की हैं, इन पे 4 के करीब रेफरेंसेज हैं, वो पड़े हुए हैं, उनको रिवाइव करने का फैसला भी आके नए चेयरमैन नैब ने करना है। तो आप मुझे बताएं, अगर 2 मुलजिम हैं, वो कभी चाहेंगे कि कोई ऐसा आके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाग जाए जो आके केसेस उसको रिवाइव करे? एक जो बहुत बड़ा मेरा ख्याल है फ्रॉड किया गया है कानून के नाम पे, आइन के काम पे, जो राइट आया है ये इसके पास वजीर आजम और ये अपोजिशन लीडर के पास कि आप आपस की मुशावरत करके कुछ चेयरमैन नैब बना दे। मेरा ख्याल ये है इस तरीके से काम नहीं चलने वाला। ये कवानीन पाकिस्तान में इन सियासतदानों ने इनको मिसयूज़ भी किया है, इस काबिल भी नहीं है कि ये इनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके। मसलन इनको एक राइट मिला था कि आप, और 20वीं तरमीम के तहत, कि पाकिस्तान में आप एक तरह इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। आपको याद है ये सियासतदान इस काबिल नहीं थे कि ये कोई आके हमें वजीर आजम, निगरान वजीर आजम का नाम दे सकते हैं। पहले आपस में मुशावरत होती रही है वजीर आजम अपोजिशन लीडर के दरमियान, वो नाकाम हुए। उसके बाद एक कमेटी बना दी गई थी यहाँ पे हाउस की कि आप बैठे और आप बनाए, वो नाकाम हुए। अल्टीमेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नाम देना पड़ा। ये इस काबिल नहीं है, कैपेसिटी नहीं। अभी जो नाम आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक रऊफ चौधरी साहब हैं जो विफाकी टैक्स मौसब हैं अभी, और विफाकी मौसब भी हैं। एक शौकत दुरानी साहब हैं, एक साबिक ब्यूरोक्रेट, उनको लाने की बात हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि रऊफ चौधरी साहब बड़ा नाम है, ईमानदार आदमी हैं, अपनी सर्विस करके रिटायर हुए हैं। वो उन चंद मेरा ख्याल है ये अफसरों में से हैं रऊफ चौधरी साहब जो अनरेबल हैं, ईमानदार हैं, जिन पे कोई स्कैम नहीं है और उनके हाथ उनके ये क्लीन है। ऐसे ही शौकत दुरानी साहब पे भी ऐसा कोई बड़ा स्कैंडल नहीं है। सिर्फ इतना है कि नैब जो है उनके खिलाफ ये तहकीकात करता रहा है कि आपने जो उसकी, आपको याद होगा आगरा स्कैंडल के तुकीर सादिक की जो
समरी का स्कैंडल आया था, उस कमेटी में वो भी शामिल थे जिन्होंने बैठ के नामों का इंतखाब करना था, और बड़े गलत तरीके से मैं समझता हूँ उस कमेटी पे ये इल्ज़ामात लगे थे, उनकी प्रोसिक्यूशन हुई थी, उनका तो उसमें नाम है। इसलिए ये जो है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे लिए मजाक बन चुकी है कि ये जो मुल्ज़मान हैं जिन पे केसेस हैं एग्जिस्ट करते हैं नैब में, ये राइट उनको कैसे होना चाहिए कि वो बैठ के अपने लिए जज मुकर्रर करें, अपने लिए तफ्तीशी अफसर मुकर्रर करें। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मीडिया को, सिविल सोसाइटी को, उनकी बेबसी की ये हद है, और पॉलिटिशियंस की पावर का एक नया इजहार है कि वो जो चाहे मुलजिम जो हैं वो बैठ के फैसला करेंगे। और मेरा ख्याल है कल को इसको प्रेसिडेंट बनाते हुए तमाम मुल्ज़मान को अदालतों में जाके कहना चाहिए कि सर अगर ये राइट वहां पे मिल सकता है तो मुल्क के वज़ीर आज़म को और ये मुल्क के अपोजिशन लीडर को, जो दोनों मुल्ज़मान हैं नैब के, तो हजूर ये हक हमें भी दिया जाए कि हम अपनी मर्जी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो चुनेंगे कि कौन सा ASI, कौन सा इंस्पेक्टर, कौन सा जज, कौन सा थानेदार हमारी तफ्तीश करेगा। सही। एक कॉलर ले लेते हैं कराची से, शुजा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रऊफ क्लासरा साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। कि परवेज मुशर्रफ के दौर में तकरीबन 17 माह या 16 माह चीफ जस्टिस साहब सस्पेंड रहे। कानून ये कहता है कि जो जितने दिन सस्पेंशन होता है वो सर्विस पीरियड में काउंट नहीं होता, तो क्या चीफ जस्टिस साहब को उतने पीरियड की एक्सटेंशन मिल सकती है कानून के मुताबिक? ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। क्लास सर बड़ा अच्छा सवाल है ये। पहले ऑलरेडी मेरा ख्याल है इससे क्लोज्ड ये ट्रांजैक्शन जैसे टर्म एक यूज़ की जाती है। बड़ा अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये आपको याद होगा जब ये जस्टिस डोगर साहब को ये हटा के उनको रिटायरमेंट के बाद आए थे, रेस्टोर हुए थे हमारे चीफ जस्टिस साहब और दूसरे जजेस हुए थे, बाकायदा एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि ये कभी चीफ जस्टिस डोगर साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और इन तमाम जजेस को बहाल तस्वर किया जाएगा उस डेट से जिस डेट से इन्हें हटाया गया था। सो वो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर कोई इसमें लीगल कोई मेहर अगर सुन रहे हैं और मैं गलत कह रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट करेंगे वो, कि मेरा ये ख्याल है वो सर्विस उसमें काउंट हो चुकी है जिन 17 महीनों का आप हवाला दे रहे हैं, क्योंकि डोगर साहब को कभी चीफ जस्टिस माना ही नहीं किया था और ये बाकायदा कानूनी तौर पर ये उसमें जजमेंट का हिस्सा है। लिहाजा मौजूदा जुडिशरी जो है वो मेरा ख्याल है, आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि वो ये 17-18 महीने वो नहीं ले सकेगी, एक्सटेंशन नहीं ले सकती जिसकी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बाकायदा अपनी जजमेंट दे चुके हैं कि चीफ जस्टिस डोगर जो हैं वो कभी चीफ जस्टिस थे ही नहीं। जब चीफ जस्टिस डोगर साहब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे ये कवानीन की बुक में या उनकी अपनी जो उन्होंने जजमेंट दी है, तो फिर मेरा ख्याल है फ्राम डे 1 से उनकी रेस्टोरेशन जो हुई है वो 17-18 माह पहले से हुई है। सही। क्लास साहब आगे बढ़ते हैं। हाजी गुलाम अहमद बिलोर का जो स्कैंडल है नवाज शरीफ के गले कैसे पड़ गया और जो समरी भिजवाई है ख्वाजा साद रफीक ने मुआहिदा खत्म करने की, उसमें कहा क्या गया है? ये एक बड़ा पाकिस्तानी तरीक़ का एक अनोखा स्कैंडल है। मेरे पास उस समरी के वो जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने ये कबीना को भिजवाई हुई है और ये आरिफ आज़म साहब जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं, इन्होंने एक समरी भेजी है। इस तरह की मेरे पास कोई 8-10 समरी पड़ी हैं, पूरी एक फ़ाइल बनी पड़ी है कि एक 2009 में, हाँ, लेकिन इस समरी में बिल्कुल इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल चैलेंजिंग है नवाज शरीफ साहब के लिए या उनकी कबीना के लिए। इस समरी में ख्वाजा साद रफीक साहब ने यह कहा है कि जो ये चीन के साथ 2009 में हमने मुआहदा किया था और 12 अरब रुपए के हमने कोई उनसे 75 के करीब हमने रेलवे इंजन बोगियाँ वगैरह लेनी थी, वो ये कहते हैं कि इस डील को कैंसिल कर दिया जाए। ये ख्वाजा साद रफीक साहब कहते हैं। और चीन की जो कंपनी है जिससे हमने बोगियाँ और ये इंजन लेने थे वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, उस पर करप्शन के खासे इल्ज़ामात हैं, आप उनसे मत खरीदें। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि नवाज शरीफ साहब के लिए गले की हड्डी ये कैसे बन गया है। और हाजी बिलोर साहब जो हैं जो अभी यहाँ से MNA बन के हैं पेशावर से, अब लोगों का मिजाज भी देख लें कि जिन्होंने रेलवे को डबो दिया है उन्होंने दोबारा उन्हीं को भेजा है कि हजूर आप जाएँ और हमें आके वहाँ पर रिप्रेजेंट करें। 2009 में इन्होंने पाकिस्तान ने डील की चाइना के साथ, एक ही कंपनी को सिंगल टेंडर बेसिस की बेस पे इन्होंने वहाँ पे ये 10 रुपये ये 12 रुपये का सारी इन्होंने ठेका दे दिया। वो स्कैंडल आ गया कैमा कमेटी में जो अभी ये कौमी असम्बली की है, उसमें पता ये चला कि इन्होंने बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की थी और प्रोसेस को बाईपास करके इन्होंने चीन की कंपनी को ठेका दिया था 12 रुपये का। उस मुआहदे के तहत चीन की कंपनी ने ऑफर की थी कि हम चीनी बैंक से आपसे लोन लेंगे, हुकूमत पाकिस्तान लोन लेगी, कर्जा लेगी चीनी बैंक से, और कर्जा जो पाकिस्तान आने की बजाय वो चीनी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने यहाँ से 10 से 15% इन्होंने एडवांस पेमेंट भी करनी थी। इस दौरान स्कैंडल आ गया और बाकायदा रोका गया, कैमा कमेटी ने रोका इनको, हाजी बिलोर साहब को, कि आप ये डील एग्जीक्यूट मत करें। लेकिन बिलोर साहब ने, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने कहा जी कि चीनी कंपनी को फिर भी पेमेंट की जाए। सो पाकिस्तान ने तकरीबन $15 मिलियन के करीब इन्होंने उनको पेमेंट की, एडवांस पेमेंट की। और इस दौरान जब ये स्कैंडल सामने आया तो उस पर रोला पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट तक कोई बात की कोई गुन सुन होने लगी तो उस पर अमल रुक गया।
हाजी बिलोर साहब को मशवरा दिया गया कि अगर आप चाहते हैं कि इरेगुलरिटीज को आपने कंडोन कराना है, माफ करवाना है, कबीना के पास लेके जाएं, अब वहां से अप्रूवल करवाएं इसकी। जब कबीना के पास गए तो गिलानी साहब उस वक्त वजीर आजम थे, उन्होंने इस पर कमेटी बना दी, उन्होंने खुद अपने गले में यह हड्डी नहीं फंसे, उन्हें समझ आ गई थी इस डील में खासी करप्शन की गई है। वो कमेटी चलती रही, उसने कोई फैसला नहीं किया, गिलानी साहब चले गए, उसके बाद राजा परवेज अशरफ साहब आ गए, तो फिर दोबारा हाजी बिलोर साहब जो है वो फिर एक और समरी लेके पहुंच गए। उन्होंने कहा जी हजूर इसको पूरा हमें माफी दे दे, जो हमने गलत सही किया इसको छोड़े, हमें वहां से इंजन मंगवाने दें। राजा परवेज अशरफ साहब भी पुराने खिलाड़ी थे, वो भी समझ गया कि इसमें चक्कर है, इसमें पैसा खेला जा रहा है, उन्होंने भी इनकार कर दिया, इसलिए वो डील तो वहीं रहेगी। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है माजरत के साथ। नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आता है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब अभी मैं सोच रही थी कि वजारत रेलवे जो मुआहदा मंसूख करना चाहता है चीन के साथ, तो चीन की नाराजगी भी तो मोल लेना पड़ सकती है इससे। ये नाराजगी की तो अपनी जगह पे हैं, वो तो अभी होगी। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखें कि 2009 में डील होती है, 2013 तक अभी तक हम फैसला नहीं कर सके कि ये डील चलेगी नहीं चलेगी। ये जो मुल्क चलाने वालों की ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिशियन का लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग देखें कि 3 सालों में हम फैसला नहीं कर सके कि ये 12 रुपए की डील चलेगी या रुकेगी। अब जो समरी भेजी गई है, एक और इंकशाफ सुन लें कि 2009 के बाद जो चीनी बैंक ने जो लोन था वो पैसे शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफर किए हुए उन्होंने, और वो ये कहते हैं कि आपने क्योंकि लोन को इस्तेमाल नहीं किया लिहाजा हमें चार्जेस दें। पाकिस्तान रोजाना डेली, आई एम रिपीटिंग, 2010 से पाकिस्तान रोजाना $1400 उस चीनी बैंक को जुर्माना अदा कर रहा है कि आपने अपना लोन जो है कर्जा इस्तेमाल ही नहीं किया। जो हजारों लाखों की तादाद में हमने उनको पैसे दे दिए जुर्माने के तौर पर, हमने एडवांस पेमेंट भी कर दी है $10 मिलियन की, हमने उसके बाद रोजाना जुर्माना भी दे रहे हैं चीनी बैंक के, और एक भी रेलवे इंजन पाकिस्तान नहीं आया। अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने फरमाया है जाके कैबिनेट को, जो मेरे पास समरी मौजूद है, वो ये कहते हैं कि जी आप इस डील को ख़त्म करें, ये हमारे नुकसान में डील है, चीनी इंजन जो हैं ये इस काबिल नहीं है पाकिस्तान में चल सकें, इससे हमारी बदनामी होगी, आप रहने दें। अब नवाज शरीफ साहब इसमें फंस गए, वो चीन के साथ बड़े अच्छे अच्छे तल्लुकात वो रखना चाहते हैं, बड़ी डील्स हैं, ये मुआहदे भी हुए। अब वो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि इसको वो करें, इसको स्क्रैप करें। जब कबीना के पिछले इजलास में ये समरी पेश की गई तो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मुझे कुछ पता भी चला है कबीना से, तो नवाज शरीफ साहब ने इस आइटम को डेफर कर दिया है। उन्होंने कहा ख्वाजा साद रफीक साहब इतनी जल्दी क्या है आपको, अगली दफ़ा देख लेते हैं। सो अब देखना ये है कि अगली दफ़ा इसका क्या फैसला होता है, जो भी फैसला होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। इन द मीन वाइल हम रोजाना $1400 चीनी बैंक को जुर्माना अदा कर रहे हैं कि 3 सालों से हमने उनका बैंक का लिया हुआ लोन इस्तेमाल नहीं किया। ये हमारी विजडम है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी फैसले करने की कुव्वत है, ये लीडरशिप है। डेली $1400 जुर्माना, लोन वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लोन का लोन वहीं पड़ा हुआ है, जो हमने $100 मिलियन लोन लिया वो वहीं पड़ा हुआ है, एक रेलवे इंजन पाकिस्तान नहीं पहुंचा, $10 मिलियन हम एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, डेली का जुर्माना भी दे रहे हैं, ये पाकिस्तान हर तरफ से नुकसान में। क्लास अब आगे बढ़ते हैं। कल हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि आज हम ये स्टोरी जरूर डिस्कस करेंगे हाफिजाबाद से कैसर नदीम साकी की। वहाँ पे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर तालिब इल्म ही तालिब इल्मों को पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ाने के लिए कोई उस्ताद है ही नहीं। आपने बताया था कि जावेद महमूद भट्टी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने आप तक क्या पैगाम पहुंचाया, पहले जरा वो शेयर कर लीजिए। हाँ, मुझे ना एक कल ये हमने जब टीजर चलाया तो जावेद महमूद साहब हैं जो सूबाई मौसब हैं और आपको याद होगा चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं सूबे के, बड़ी अच्छी रेपुटेशन वाला, बड़ा अच्छा उनका नाम भी है। तो उनके जो ये डायरेक्टर मीडिया हैं उनका मुझे मैसेज आया, उनका ये कहना था कि कल उन्होंने बाकायदा मौसब साहब ने बात सुनी भी है और वो बड़े कीन हैं कि उस रिपोर्ट को देखने के लिए जो आज हाफिजाबाद से हम चलाने वाले हैं। उनका ये कहना है कि वो ये चाहते हैं कि मौसब साहब के लोग उनको अपने मसाइल लिखें और पर्टिकुलरली एजुकेशन के हवाले से लिखें कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तलीम नहीं दी जा रही, कमरे नहीं है, वहाँ पे लेटरीन नहीं है, जो भी इश्यूज़ हैं लोगों के तलीम से रिलेटेड, चाहे ये बच्चों की तलीम है, बड़ों की तलीम है, वो उनका ये कहना था नूर भट्टी साहब का कि हमारे मौसब साहब जो हैं वहाँ पे पंजाब के जावेद महमूद साहब वो बिल्कुल चाहते हैं कि इस तरह के मसाइल लोगों को इनकरेज करना चाहते हैं कि उनके नोटिस में लाएं, वो उसको ब्यूरोक्रेसी को भी उसमें वो टाइट करेंगे, वो जहाँ तक वो इंटरवेंशन कर सकते हैं वो करेंगे। इसलिए हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा चीज़ है कि कम अज़ कम अगर मौसब का इदारा, जो मेरा अपना बिलीफ है, मैंने 2-4 दफ़ा खुद ज़ाती तौर पर ये रिलीफ लिया हुआ है मौसब ऑफिस से, अगर ये एक्टिवेट कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा होंगी। सही। कैसर नदीम साकी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। कैसर, कितने स्कूल हैं हाफिजाबाद में जो बगैर उस्तादों के हैं, बच्चे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या हालत है वहाँ पर स्कूलों की, बताइएगा।
शादिया हाफिजाबाद में मुतअद्दिद ऐसे स्कूल हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं ये बहक अहमद यार है, एक करीब हाथ है वनी के तारड़ के साथ। यहाँ पर हम गए, अवाम ने शिकायत की, वहाँ पे हमने देखा बच्चे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अहले इलाका इस पर शदीद एहतजाज कर रहा है। और दूसरी मजे की बात जो है, इसी गांव में गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, गर्ल्स मॉडल स्कूल जो है 2007 में बनाया गया और 2007 से लेके अब तक इस यहाँ पे जो है क्लासेस का इजरा जो है वो नहीं हो सका और इस बिल्डिंग में नशई और बहुत सारे लोगों के जानवर बंधे हुए हैं। और इसी गांव में जो गर्ल्स का प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर 4 टीचर्स तैनात हैं। अब हाफिजाबाद की जो तालीम की सूरत हाल है, पिछले साल जो है 90 के करीब जो स्कूल थे उन्हें जो था मर्ज कर दिया गया था एक दूसरे स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया गया कि स्टाफ की कमी है। हाफिजाबाद में इस वक्त जो है हमारे ज़राए के मुताबिक 600 से ज़ायद असातिज़ा की कमी है और सबसे जो मेन मसला हाफिजाबाद में आ रहा है कि जो मंजूर नजर टीचर हजरात हैं उन्हें उनकी मनपसंद जगहों पर तैनात किया गया है, जिसकी वजह से असातिज़ा की किल्लत है और मुतअद्दिद ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टीचर मौजूद नहीं और टीचर ना होने की वजह से इन स्कूलों को मर्ज किया गया। अब जिन स्कूलों को मर्ज किया गया उनकी बिल्डिंग्स भी खाली पड़ी हैं। अच्छा। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर लड़के और लड़कियों को इकट्ठा कर दिया गया ताकि वो इकट्ठे तालीम हासिल करें। और मैं ये भी आपको बताता चलूं, जैसे रऊफ साहब बात कर रहे थे कि लड़कों और लड़कियों को इकट्ठा करने से जो मसाइल पैदा हुए, अब देहातों में आए रोज कोई ना कोई झगड़ा होता है, कोई ना कोई बात होती है, कभी ईडीओ एजुकेशन के ऑफिस में आते हैं, कभी डीसीओ के ऑफिस में आते हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे वो मौसफ साहब की बात कर रहे थे, इसी तरह हमारे डीसीओ हाफिजाबाद है मंसूर कादर, वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहूंगा, अगर पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा सुन रहा है, कल मैं किसी जगह पे बैठा हुआ था सियासी लोगों के पास, तो अब हमारे डीसीओ हाफिजाबाद जो काम कर रहे हैं वो भी उन्हें पसंद नहीं है। शायद कोशिश की जा रही है कि डीसीओ हाफिजाबाद को भी तब्दील कर दिया जाए। वो क्यों? वो इसलिए कि डीसीओ हाफिजाबाद रोजाना कभी किसी स्कूल में, कभी किसी इदारे में चले जाते हैं और जाकर हाजिरी रजिस्टर चेक करते हैं, जहाँ पे बंदा मौजूद नहीं होता, सरकारी मुलाजिम मौजूद नहीं होता, वो रजिस्टर उठा के ले आते हैं, शो ऑफ नोटिस दे देते हैं। अब ऐसे लोग क्या कहाँ पसंद हो गए जो मंजूर नजर लोग हैं? जब तक सरकारी अदारों से, बिलखसूस एजुकेशन के अदारे से हम सियासत को खत्म नहीं करते, ठीक है, इस अदारे का बेड़ा गर्क होता जाएगा। बहुत शुक्रिया कैसर नदीम साकी आपका। क्लासेस अब देख के दिल दहलता है कि किस तरह बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं। जी जी, एक तो मैं इनसे नहीं एग्री करता, वैसे बड़ी अच्छी रिपोर्ट दी है, बड़ा अच्छा फुटेज है, सारा बड़ा वेरी इंप्रेसिव वर्क किया है उन्होंने। लेकिन उनका ये कहना है कि छोटे बच्चे बच्चियों का है, उनको बिठा के पढ़ाने से मसाइल हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया भर में अगर आप प्राइमरी लेवल तक अगर बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं इकट्ठे, तो इससे दोनों में अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और दुनिया का नॉलेज ये कहते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है वुमेन में और मेन में। बचपन से बच्चों को अगर ट्रेन किया जाए कि ये बच्चियां जो हैं आपके इक्वल हैं, बराबर हैं, आपके बराबर बैठती हैं, इस सोसाइटी पे बेहतर इंपैक्ट होना। लिहाजा मैं उनकी इस बात से नहीं एग्री करता कि अगर बच्चे बच्चियों को इकट्ठा पढ़ाया जा रहा है। जावेद महमूद भट्टी साहब ने यकीनन हमारा प्रोग्राम क्लासेस आप देखा होगा, 600 से ज्यादा टीचर्स की आबिद नूर भट्टी साहब है, लेकिन वो जावेद महमूद साहब ये मौसम है, आई होप कि वो इस पे कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई ना कोई अच्छा स्टेप क्लासेस साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, जाते जाते मैं एक बात पूछना चाहूंगी। शर्जील मेमन कहते हैं कि एमकेएम ने जो मुतालिबा किया था कि आईजी शाहिद हयात को बदल दिया जाए, उन कहते हैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा, उनका मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। एमकेएम का मुतालिबा था क्यों? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कल जब हमने ये शाहिद हयात साहब के बारे में बात की जो एडिशनल AIG हैं, तो बड़ा हमें फीडबैक है। मैंने जैसे कहा था, मैं ज़ाती तौर पर उनको नहीं जानता, ना कभी मुलाकात हुई है, लेकिन उनके कुलीग, उनके जूनियर जो उनके साथ काम करते रहे, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है उनकी। उनका यही कहना था कि शाहिद हयात साहब जो हैं खासे ईमानदार और अच्छे ये अफसरों में से समझे जाते हैं और जो उन्होंने बयान दिया था वो भी अच्छा खासा या पावरफुल स्टेटमेंट था, अपनी जान को रिस्क में लाना। और मेरा ख्याल है इस वक्त का हमें ज़रूरत है इस तरह के काब्स की। MQM की जो शिकायत हैं वो किस बुनियाद पर उन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो वाला इल्ज़ाम लगाया है कि वो शाहिद हयात साहब पे वो भी इल्ज़ाम था, उस वक्त ASP थे। और मेरी कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे कल मैंने कलेक्ट की हैं कि बाकायदा इन्होंने बताया है शाहिद हयात ने जो रेंजर से इनकी मुलाकातें हुई हैं और रेंजर्स इनको पूरी सपोर्ट दे रही है। और मेरा ख्याल है बिल्कुल राइट अप्रोच है कि पुलिस को आगे किया जाए, पुलिस का कॉन्फिडेंस एक रिस्टोर किया जाए। शाहिद हयात की शक्ल में हो सकता है उन पे कुछ इस तरह की जैसे मुर्तज़ा भुट्टो जैसे रिलेटेड चीज़ें होंगी, लेकिन वो अदालतों में रहे हैं, वहाँ पे प्रूव नहीं हो सका उन पे कोई इल्ज़ाम। अब वो इस पोजीशन में हैं कि वो कराची पुलिस को लीड कर सकें। और कराची पुलिस की जितनी डिमोरलाइजेशन हो चुकी है, पोलिटिसाइजेशन हो चुकी है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ MQM की अपनी उनकी रिजर्वेशन होगी, पॉलिटिकल पार्टी, दे हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, लेकिन कराची की पुलिस को ऐसे पुलिस काप की ज़रूरत है जो रिवाइव करें इनके कॉन्फिडेंस को। जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है उनका ये हक बनता है कि वो ये लोगों की ज़िंदगी को अमन दें।
और वी होप कि शायद हयात जो हैं, जिनके अगेन मैंने कहा कि उनके बहुत सारे कोलीग्स ने मुझे मैसेजेस करके, अच्छा मेरे जानने वाले कुछ पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी मैं इंटीग्रिटी पे बिलीव रखता हूँ, उनके मुझे मैसेजेस आए, वो भी यही कहते थे कि शायद हयात को अगर फ्री हैंड दिया गया, जो लग रहा है कल शर्जील मेमन को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने भी कहा है कि हम किसी के कहने पर नहीं हटाएंगे। अगर इसी तरह हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का इनको सपोर्ट रही कराची की हद तक, तो लगता है कि शायद हयात और उनकी टीम जो है वो शायद कराची का पुलिसिंग जो उसका पुलिस का सिस्टम है उसको रिवाइव कर सकेगी। सही क्लास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।